यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद सोशल मीडिया पर यूक्रेन के समर्थक रूस को चिढ़ा रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि रूस को जंग का असली मजा तो अब महसूस हो रहा है जब यूक्रेन ने रूस के अंदर ड्रोन हमलों का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने हमले का एक वीडियो शेयर करके दावा किया कि रूस अब सिर्फ युद्ध चाहता है और इसके जवाब में यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर 1000 किलोमीटर पहुंचकर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के ड्रोन ने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन हमला करके रूस को दहला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के ठिकानों के अंदर घुसकर रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें बाइक पर जा रहे सैनिकों पर ड्रोन से हमला दिखाई दिया। पुतिन का गढ़ हिला, ज़ेलेंस्की का पलटवार गहरा। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदार में ड्रोन हमला करके तेल डिपो को उड़ा दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी बंदरगाह की तरफ जा रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया। अजरबैजान ने इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी कर दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन के 900 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। लेकिन यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ का दावा है कि इससे कहीं ज्यादा तबाही हुई है। पिछले 24 घंटे में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का दावा है कि हमले में रूस के 1300 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए या फिर घायल हुए हैं। हमले में 85 आर्टिलरी और 8 से ज्यादा टैंक को तबाह करने का दावा किया गया। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ा जा रहा, ये लड़ाई अब पुतिन के घर तक पहुंच गई है। सेंट पीटर्सबर्ग, जहां ड्रोन की गूंज सुनाई दी, जहां तेल टर्मिनल और नौसैनिक ठिकानों के आसपास खतरे की घंटियां बजने लगी। इसी बीच यूक्रेन दावा कर रहा है कि सिर्फ 24 घंटे में रूस को ऐसा झटका लगा है जिसने क्रेमलिन की नींद उड़ा कर रख दी है। पुतिन अब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इतने कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात करने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की से बात करने से कोई फायदा नहीं है, ना ही उनकी कोई रुचि ज़ेलेंस्की से मिलने में है। तो क्या पुतिन कीव पर और बड़े हमले का ऑर्डर दे चुके हैं? Говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लंदन पहुंच गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने डाउनिंग स्ट्रीट में ज़ेलेंस्की के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मेजबानी की। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के औपचारिक सुरक्षा गठबंधन, जिसे E3 कहा जाता है, वो यूक्रेन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों में से एक माना जाता है। यूरोप के नेता यूक्रेन के एयर डिफेंस मजबूत करने और बैलिस्टिक मिसाइलों से मदद पर जोर दे रहे हैं। Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми бились за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб вже зараз, в літній час, кошти запрацювали на Україну, на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде. यूक्रेन के पलटवार के बाद रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक
रूस ने FAB-500 जैसे विनाशकारी बमों से यूक्रेन की धरती को झुलसाना शुरू कर दिया है। सवाल ये है, क्या युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है? FAB-500 रूस का विस्फोटक हवाई बम है, जिसे मिलिट्री फैसिलिटी, पुल और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने नाम के ही मुताबिक FAB-500 का वजन 500 किलो है, जिसमें 200 से 300 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव बारूद भरा होता है। इससे 250 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचाई जा सकती है। रूस इस बम का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के बंकरों को तबाह करने के लिए कर रहा है। इसका धमाका बहुत तेज और विनाशकारी होता है। Это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. लेकिन जंग में जिस तरह से यूक्रेन ने पलटवार किया है, वो रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लगातार 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन न सिर्फ टिका हुआ है, बल्कि यूक्रेन की सेना ने इस बार बहुत बड़े पलटवार का दावा किया है। लेकिन जंग के दूसरे मोर्चे की तस्वीर भी उतनी ही खतरनाक है। रूस ने फ्रंट लाइन पर FAB-500 गाइडेड बमों का इस्तेमाल तेज कर दिया है। ये ऐसे बम हैं जो जमीन के भीतर बने मजबूत बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के फ्रंट लाइन और सुरक्षित मजबूत ठिकानों पर इन बमों से हमला किया, जिसमें कई मोर्चों पर भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। यानी जमीन पर रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आसमान से बरस रही तबाही कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। फिलहाल पूरी जंग ड्रोन बनाम बम की हो गई है। एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन तो दूसरी तरफ रूस के FAB-500। युद्ध का नया चेहरा यही है, जहां हजारों किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन महज एक बटन दबाकर तबाही भेज रहा है। लेकिन जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है। एक और मोर्चा है जो धीरे धीरे रूस और यूक्रेन दोनों को कमजोर कर रहा है, और वो है आर्थिक युद्ध। रूस के तेल डिपो, रिफाइनरी और ईंधन भंडार लगातार यूक्रेन के निशाने पर हैं, जबकि यूक्रेन के बिजली घर, ऊर्जा संयंत्र और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रूस के टारगेट पर हैं। यानी दोनों देश अब एक दूसरे की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहे हैं, ताकि बिना राजधानी पर कब्जा किए दुश्मन को घुटनों पर लाया जा सके। पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट लगातार दावा कर रही है कि रूस को अब युद्ध के लिए पहले से कहीं ज्यादा संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं। हजारों टैंक, लाखों गोले और लगातार नए सैनिकों की भर्ती युद्ध की कीमत को अब हर दिन बढ़ाती चली जा रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी पश्चिमी मदद पर पहले से ज्यादा निर्भर होता चला जा रहा है। यानी दोनों देशों के सामने बस एक ही सवाल है, कौन ज्यादा समय तक टिक पाएगा? क्योंकि इस युद्ध में जीत सिर्फ हथियारों से नहीं, सहन शक्ति से भी तय होगी। इस बीच नेटो की चिंता भी बढ़ती जा रही है। यूरोपीय देशों को डर है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर दबाव और ज्यादा बढ़ाया तो आने वाले महीनों में पूरे यूरोप की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। और यही वजह है कि एयर डिफेंस, मिसाइल इंटरसेप्टर और सैन्य सहायता के नए पैकेजों पर चर्चा तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ महीने बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम करीब आएगा, ऊर्जा ठिकाने फिर दोनों सेनाओं के मेन टारगेट पर होंगे।
पिछले साल की तरह इस बार भी रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बना सकता है, जबकि यूक्रेन रूस की तेल और गैस सप्लाई चेन पर हमले तेज कर सकता है। यानी ठंड बढ़ने के साथ जंग और भी ज्यादा गर्म हो सकती है। तो क्या पुतिन किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की रूस के भीतर और गहरे हमलों का प्लान बना चुके हैं? क्या ड्रोन बमों की लड़ाई अब ऊर्जा युद्ध में बदलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 4 साल पुरानी ये जंग किसी निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, या फिर दुनिया एक और लंबे और खतरनाक संघर्ष की गवाह बनने वाली है? फिलहाल पुतिन के बम और ज़ेलेंस्की के ड्रोन आसमान में आमने सामने हैं, लेकिन दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगला बड़ा धमाका युद्ध के मैदान में होगा या फिर रूस के दिल में।